चलो जून के करंट अफेयर्स को देखते हैं, पॉलिटी के करंट अफेयर्स को पहले, उसके बाद हम लोग जुलाई अगस्त का करंट अफेयर्स को भी अच्छे से देखेंगे। देखो, पहला टॉपिक है रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड। आपने यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ के बीच में डिफरेंस। देखो, समझने के लिए देखो, जो भी हम समझाएंगे वो अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो अगर रूल ऑफ लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है या रूल बाय लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से उसको हैंडल कर सकते हो। देखो, रूल ऑफ लॉ क्या होता है तुम्हारा, कि जब कोई भी लॉ बनाया जाता है और उस लॉ के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि वो लॉ जस्टिस को प्रोवाइड कर रहा है, इक्वल है सबके लिए, मीन्स जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, लॉ अगर बना है ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मतलब बहुत चीज़ को देख के जस्टिस प्रोवाइड करेगा, इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा, फ्रीडम प्रोवाइड करेगा, लिबर्टी एक्सेट्रा और भी बहुत कुछ। तो यहाँ पे सबके लिए इक्वल है लॉ। समझ में आ रहा है, लॉ बनाया जा रहा है, बस ये देखा जा रहा है कि वो सस्टेनेबिलिटी के साथ फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो अच्छे प्रोस्पेक्ट्स के लिए बनाया जा रहा है। तो वो हो गया रूल ऑफ लॉ। लेकिन रूल बाय लॉ में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो आता ही है, मतलब इथिकल वाला पार्ट तो आता ही है, बट इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आ सकता है। कैसे? देखो, जैसे अगर कोई भी सरकार लॉ ये बनाती है किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को किसी पार्टिकुलर एक रिलीजन के अगेंस्ट कोई लॉ बनाती है, या कोई भी एक पार्टिकुलर सेक्शन के लिए लॉ बनाती है जिससे उस वाले सेक्शन को या उस वाले रिलीजन को लॉसेस होंगे या गलत इम्पैक्ट्स पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, लॉ तो बनाया जा रहा है और लॉ के हिसाब से ही उनको ट्रीट किया जाएगा, बट वो लॉ क्या इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ को प्रमोट कर रहा है? तो नहीं। तो लॉ बना के रूल किया जा रहा है। जैसे अगर आप देखो कि अलग अलग आप देखते हो कि डिक्टेटरशिप में, जैसे कि कहीं कहीं आप देखो तो चाइना में कुछ कुछ लॉज ऐसे हैं जो वहाँ के पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है, बट तब भी लॉ बना दिया गया है सो दैट वहाँ पे अच्छे से सरकार अपना काम को कर सके और उतना अच्छे से सिटीजन की तरफ नहीं देखा जा रहा है। तो वो हो गया रूल बाय लॉ। अब मुझे लगता है रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ को आपको समझ में आ गया होगा। और अच्छे से क्लियर करने के लिए यहाँ से आप रूल ऑफ लॉ यहाँ से और रूल बाय लॉ यहाँ से देख सकते हो। मैंने अंडरलाइन कर दिया है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को। चलो, उसके बाद टॉपिक है आपका सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर क्या होता है? सिंपल एक तरह से समझ लो, सिंपल एक बता देते हैं, डिटेल्स में पढ़ने के लिए आप लोग, ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, वैसे प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिंपल समझ लो, सिटीजन चार्टर क्या होता है कि सिटीजन चार्टर, मान लो कि एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री, कोई भी मिनिस्ट्री है या उसका कोई एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग है जैसे मान लो, तो उसका एक पार्टिकुलर प्रोसेस होगा जिसके अंतर्गत अगर मान लो मैं सिटीजन हूँ और मैं वहाँ जाता हूँ अपना काम करवाने के लिए, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये काम कैसे कैसे हो सकता है। समझ में आ रहा है कि मान लो कुछ भी करने गए हैं हम, तो वहाँ पे हमें पता चल जाए कि ये काम का ये सब ऐसे 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 प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस फॉलो करोगे ये काम हो जाएगा, इतने दिन में होगा। अलग अलग जो मिशंस है और जो बहुत कुछ है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो सिटीजन्स को पता होना चाहिए, वो सिटीजन चार्टर में मेंशन होता है। समझ में आ गया? इतना सिर्फ यही नहीं है, और भी इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बट इतने शॉर्ट टाइम में आप ये समझ लो। चलो, अब क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने कोलैबोरेट करा है NIRDPR के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के साथ, और रिलीज करा है मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क। ठीक है, अब देखो, पंचायत के बारे में आपको पता होगा, इंडिया में वो थर्ड टियर गवर्नमेंट है इन द रूरल एरियाज। तो बताओ, पंचायत कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर आया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का गठन हुआ है। चलो, उसके बाद ये जो है तुम्हारा, ये जो पंचायत सिटीजन चार्टर है, ये रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज़ के लिए? डिलीवरी करने के लिए ऑफ बेसिक सर्विसेज एज इंस्ट्रेंड अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब NIRDPR के बारे में थोड़ा सा देख लो। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, और ये जो है NIRDPR, ये रिकॉग्नाइज किया गया इंटरनेशनली एज वन ऑफ द UN ESCAP
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये एक तरह का यूएनएसकेप का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह भी रिकॉग्नाइज करा गया है। क्या? तो NIRDPR, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो ये दोनों टॉपिक जून में बहुत इंपॉर्टेंट था, और जो अंदर एक बार अंदर आपको पढ़ना होगा तो एक बार अंदर डिटेल्स में पढ़ सकते हो। मैं फिर से बता दूं, ये प्रीलिम्स 2022 ओरिएंटेड लेक्चर्स हो रहे हैं, तो बहुत शॉर्ट में मैं यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। चलो जून हो गया, अब ऐसा है, अब जुलाई करो, जुलाई करते हैं अपन लोग। देखो जुलाई का पॉलिटी, सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जस्टिस रोहिणी कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जस्टिस रोहिणी कमीशन आपका यही सब कैटेगराइजेशन विद इन द OBCs इन द सेंट्रल लिस्ट से रिलेटेड है। अब अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि जस्टिस रोहिणी कमेटी किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप उसको आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे अब आर्टिकल 340 के बारे में अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 340 में भी ये आपको प्रोविज़न दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेज डाउन कंडीशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो ये कौन सा है? तो ये आर्टिकल 340 है, पता होना चाहिए आपने। चलो उसके बाद OBCs कौन है? अगर देखोगे ये जो OBCs हैं ये कलेक्टिव टर्म है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है टू क्लासीफाई कास्ट विच आर एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज्ड, पता है, ठीक है। चलो दो लिस्ट होते हैं OBCs के, कौन? एक सेंट्रल लेवल पे भी होता है, एक स्टेट लेवल पे भी होता है, ठीक है। और जो सेंट्रल लेवल वाला होता है ये आइडेंटिफाई किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, डीलिंग विद द कोटाज इन द सेंट्रल जॉब्स। और स्टेट लिस्ट वाला किसके द्वारा? तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जाता है, बहुत अच्छी बात है। चलो उसके बाद मंडल कमीशन के बारे में आपने बहुत को यहाँ पे पता होगा कि ये किससे रिलेटेड है। 27% रिजर्वेशन जो जॉब्स में प्रोवाइड किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, ये अंडर आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बेसिस पे ही हुआ है, मंडल कमीशन के बेसिस पे। उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए कि ये जो एजुकेशन कोटा था, एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशंस में जो कोटा प्रोवाइड करा गया था OBCs को, वो कब आया था, लागू हुआ था? वो आया था इंटू फोर्स इन 2006। किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 15(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको अब आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 15(4) के बीच में डिफरेंस पता चल गया। ये है आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोटास के लिए, 16(4) वाला ये आपको जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोवाइड करता है। चलो उसके बाद NCBC के बारे में देख लो। NCBC पहले ही स्टैट्यूटरी बॉडी था, अच्छे से सुनना, पहले ही स्टैट्यूटरी बॉडी था अंडर द NCBC एक्ट 1993, बट अंडर सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया और इसके लिए ही एक आर्टिकल ऐड करा गया, आर्टिकल 338B कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ में आ गया 338B किससे रिलेटेड है? अच्छा, स्टैट्यूटरी बॉडी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या डिफरेंसेस है मैंने अर्लियर क्लासेस में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। चलो अब 102nd अमेंडमेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लो। 102nd अमेंडमेंट कौन सा आर्टिकल इंसर्ट करा? तो मैंने बता दिया आर्टिकल 330B, और एक आर्टिकल ऐड किया था 338B के बारे में तो बता दिया, और दूसरा 342A इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 338B के अंदर क्या है? डील्स विद द स्ट्रक्चर, ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ द NCBC, ठीक है। और 342 में दो क्लॉजेज है, विद टू क्लॉजेज गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू notify a class as SEBC and the power of parliament to alter the central SEBC list। तो ये दोनों आर्टिकल आपने पता होना चाहिए, 338B और 342A, 338B, 342A। बहुत बढ़िया। चलो अब जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल के बारे में थोड़ा सा आपको देख लो। जुवेनाइल क्या होता है? वो पर्सन जो कि लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज है, ठीक है। चलो ये तुम्हारा जो जुवेनाइल्स होते हैं ये एक्ट उनसे डील करता है कि उनको कैसे केयर और प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करा जाए। और एक चीज़ याद रखना, किसी केस में 16 to 18 ईयर्स के जो जुवेनाइल्स हैं उसके ऊपर भी ट्रायल करा जाता है। ट्रायल ऑफ जुवेनाइल जो इस एज में होते हैं उस पर भी ट्रायल करा जा सकता हो, ये आपको पता हो अमेंडमेंट के अंतर्गत
थोड़ा बहुत ये चीज़ आया था। चलो अमेंडमेंट के अंदर इन द सेंस सॉरी देख लेना कब आया था, मेरे को श्योर नहीं कि अमेंडमेंट के अंदर आता है कि ये ओरिजिनल में ही था। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस एज ऑफ नाउ, आप लोग चेक कर लेना। तो बस ये याद रखना 16 से 18 साल के बीच में जो जुवेनाइल्स हैं उसके ऊपर भी ट्रायल करा जा सकता है किसी किसी सर्टेन केसेस में। और ये जुवेनाइल जो 16 से 18 ईयर्स के होंगे किसी किसी केसेस में, उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मान लो बहुत ज़्यादा जैसे कि कुछ केसेस हुए हैं सर्टेन, उस केसेस में क्या होगा, जो बहुत हीनियस क्राइम वगैरह कर दिए, तो उस केस में 16 to 18 ईयर्स के बंदे को या बंदिया जो भी है जुवेनाइल्स को क्या करा जाएगा, उसमें एडल्ट्स की तरह ट्रीट करा जाएगा और उनके ऊपर एडल्ट्स की तरह ही मुकदमा आप चलेगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे देख लो, ये जो बिल आया है इसकी ये आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 वाला था और जो फीचर्स जो बिल आया है इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है। अगर ये बिल पास हो गया है तो क्या होगा, ये वाला जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो अगर ये बिल पास हो गया है तो आपका ये वाला जो बिल के प्रोविजन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बिल पास नहीं हुआ है एग्ज़ाम तक तो भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और अगर बिल पास नहीं हुआ है तो भी अगर ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में चल रहा है, जो कि न्यूज़ में चल रहा है, तो आपका जो प्रोविजन 2015 वाला था वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। समझ में आया? अगर बिल पास हो गया है तो फीचर्स ऑफ द नया जो बिल होगा उसका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और अगर बिल पास नहीं हुआ है तो ये एक्ट जो है जो न्यूज़ में चल रहा है इतना, वो एक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है? और मेंस के लिए अगर दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेंस के लिए अगर बिल पास हो गया तो भी इम्पॉर्टेंट है उसका दोनों फीचर्स, और अगर बिल नहीं पास हुआ है तो भी इम्पॉर्टेंट है दोनों फीचर्स। चलो बहुत अच्छे, देख लेना एक बार अगर फीचर्स देखना होगा अच्छे से कि किसको कब ट्रायल कर सकता है, कैसे कैसे क्या क्या इश्यूज़ है। इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट देख लो। देखो यहाँ पे कुछ मेजर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स के बारे में दिया हुआ है मैप में। ये मैप अच्छे से आप लोग देख लो, ये यहाँ पे रिवर्स वगैरह के बारे में भी अच्छे से आपको पता चलेगा कि कौन सी रिवर्स कहाँ जाके कैसे कैसे मिलती है। जैसे कि अगर आप देखो कि और भी अगर आप देख सकते हो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स कहाँ चला है। फॉर एग्जांपल रावी, ब्यास और सतलज के ये रिवर का अगर देखो तो इसमें स्टेट्स कौन कौन से कंसर्न है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। इसी तरह से वामसाधरा रिवर के अंदर देखो तो स्टेट्स कौन कौन सा कंसर्न है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो ये सब आपको ये भी दिख रहा होगा कि कैसे कैसे यहाँ से रिवर वगैरह का ओरिजिन और क्या कोर्स ऑफ एक्शन है रिवर का। ये सब ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैप है ये। ठीक है, ध्यान रखना। सिर्फ यही नहीं कि कौन सा रिवर कहाँ से कंसर्न है, बट ये रिवर ऐसे भी इन जनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिवर कहते हैं, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये वाला मैप। चलो देखो, अगर कोई भी अगर वाटर सप्लाई हो गया, इरिगेशन हो गया, कैनाल हो गया, ड्रेनेज हो गया, एम्बैंकमेंट्स हो गया, वाटर स्टोरेज हो गया, वाटर पावर हो गया, ये सब से रिलेटेड वाटर का प्रोस्पेक्ट्स है तो वो स्टेट लिस्ट में है। समझ में यार, स्टेट लिस्ट में इरिगेशन वगैरह यहाँ पे भी वाटर का यूज़ हो रहा है तो ये स्टेट लिस्ट में है। ठीक है? और अगर कोई ऐसा रिवर है जो उसी स्टेट से ओरिजिनेट हो रहा है और उसी स्टेट में जाके ख़त्म हो रहा है, अगर ऐसा कोई स्टेट है, मतलब वो पार्टिकुलर स्टेट का रिवर है, सॉरी, अगर कोई भी पार्टिकुलर स्टेट का रिवर है, उसी स्टेट में ओरिजिन हो रहा है, उसी स्टेट में जाके ख़त्म हो रहा है, तो वो आएगा स्टेट लिस्ट में। ठीक है? लेकिन वैसे रिवर्स ये हो गया आपका। अब आता है वैसे रिवर्स जो इंटर स्टेट है, मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाता है तो उस पर कंट्रोल होगा यूनियन का, मतलब वो आएगा यूनियन लिस्ट में। इंटर स्टेट रिवर किस में आएगा, तो यूनियन लिस्ट में आएगा। अब एक चीज़ और याद रखना, आर्टिकल 262 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोवाइड करता है फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैली, मतलब कि इंटर स्टेट जो रिवर्स वगैरह है उससे रिलेटेड ये बात करता है। और यही प्रोवाइड करता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स दैट नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी कोर्ट इज़ टू एक्सरसाइज जरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट। समझ में आया कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है विथ रिस्पेक्ट टू, ये समझ में आ ही गया होगा, जनरल स्टेटमेंट था, और जनरल तो नहीं, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट का जरिस्डिक्शन नहीं होता है। ठीक है? ये कौन सा आर्टिकल 262 के हिसाब से दिया हुआ है और पार्लियामेंट ये सब लॉ बना सकता है। बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो वैसे। अब इसी सब चीज़ के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956, जो कि एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो
ट्राइब्यूनल बना सके फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, ठीक है। और जो ये ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन होगा ये फाइनल एंड बाइंडिंग होगा ऑन द पार्टीज। ये जो ट्राइब्यूनल का डिसीजन होगा फाइनल और बाइंडिंग होगा, याद रखना ये वाला चीज़ को। उसके बाद नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के बारे में देख लो। ये इस्टेब्लिश हुआ था किसके अंतर्गत, अंडर नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये क्या चीज़ मेंटेन करेगा, कम्प्रिहेंसिव वाटर रिसोर्स डाटा को मेंटेन वगैरह करेगा, देखना होगा तो देख लेना। अब 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, यहाँ पे एक दो चीज़ समझ लो कि यहाँ पे क्या हुआ था। अच्छा देखो, जब 97 कुछ चीज़ हम बता देते हैं। देखो 97 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब पास हुआ था ना, तो ये सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ था, पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ था। और स्टेट से वो होता है ना, एक प्रोविज़न ऐसा है कि अगर आप स्टेट लिस्ट में भी कुछ इंटरफेयर कर रहे हो या 7th शेड्यूल से कुछ कर रहे हो या ऐसा चीज़ में अमेंडमेंट कर रहे हो जिसमें आपका स्टेट भी कंसर्न्ड है, तो आपको क्या है, अगर मेजॉरिटी स्टेट्स कंसर्न्ड है किसी पार्टिकुलर लिस्ट वगैरह के अंतर्गत, तो आपको क्या है उसको 50% या 50% से ज़्यादा स्टेट से आपको, मोर देन 50% ऑफ द स्टेट से आपको क्या करवाना होगा, साइन करवाना होगा, ठीक है। अब ये चीज़ है कि मोर देन 50% ऑफ द स्टेट से आपको साइन कर 50 या 50% से ज़्यादा स्टेट्स के लिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट देख लेना 50% है या नहीं है। ये तो श्योर है कि 50% से ज़्यादा स्टेट से आपको साइन करवाना होगा, ठीक है। और तब वो रेटिफाई करवाने के बाद तब वो वाला एक्ट आएगा, ठीक है, इन फोर्स। लेकिन 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, पार्लियामेंट के द्वारा इस चीज़ को कर दिया गया था और स्टेट से यहाँ पे रेटिफाई नहीं करवाया गया था, ठीक है। और जो कोऑपरेटिव्स है ये किस में है, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन वही लिखा हुआ है 97 अमेंडमेंट एक्ट जो है पास कर दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा विदाउट गेटिंग देम रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स एज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब क्या है, इसीलिए बहुत ये सब पूरा पढ़ोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि जो इंटर स्टेट या मल्टी स्टेट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वगैरह आया है कुछ कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो इस पे जो है आपका जो राइट्स वगैरह है ये आपका किसका होगा, सेंटर का होगा। बट कहीं ऐसा भी हो सकता है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है insofar as मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोथ विद इन द वेरियस स्टेट्स एंड इन यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो है आपका पार्ट 9 वाला जो पार्ट 9B के द्वारा जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगा या जो ऑपरेट होगा मल्टी स्टेट ऑपरेट, फिर से समझो सॉरी, देखो पार्ट 9B ऐड करा गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत, और उसमें क्या था, उसमें ये रेटिफाई नहीं करवाया गया था स्टेट के द्वारा। तो अब क्या हुआ कि कोर्ट ने बोला है कि पार्ट 9 का जो कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 9B जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, जो कोऑपरेटिव वगैरह के बारे में बात करता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिव होगा कहाँ, ओनली इन सो फार एज इट कंसर्न्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे 9B में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र है या कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में थोड़ा बहुत जो बात करा गया है वो वाले के लिए है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए है जो कि मल्टी स्टेट आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसा नहीं होगा वो चीज़, इसके अंदर वो वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगा जो कि पार्टिकुलर स्टेट में, फॉर एग्जांपल कोई भी एक पार्टिकुलर सोसाइटी हिमाचल प्रदेश में है कोऑपरेटिव सोसाइटी और इसी में ऑपरेट करती है, तो यहाँ पे ये वाला चीज़, ये जो पार्ट 9B वाला प्रोविज़न से ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ काम कर रहा है तो वहाँ पे ये मैनेज कर सकता है। बट हिमाचल प्रदेश के अलावा अगर उत्तराखंड में भी वही कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रहा है तो ये क्या हो गया, मल्टी स्टेट वाला हो गया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पार्ट 9B वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये पार्ट है ये यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। कोऑपरेटिव क्या होता है ये सब आपको पता होना चाहिए। एक बार देख लेना जो 9B में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड मेंशन है कि नहीं, कि कोऑपरेटिव ही सिर्फ मेंशन है, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट, या कुछ और ही मेंशन है, देख लेना एक बार एज इट इज़ क्या मेंशन है वहाँ पे। चलो वैसे कहीं ना कहीं दिया होगा, हाँ है। देखो यहाँ पे क्या है,
देखो यहाँ पे 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 97 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करा गया हुआ है। ये अमेंड करा था आर्टिकल 19(1)(c) को टू गिव प्रोटेक्शन टू द कोऑपरेटिव्स एंड इंसर्ट किया था आर्टिकल 43B एंड पार्ट 9B। ठीक है, अब क्या है आर्टिकल 19(1)(c) देखोगे तो ये गारंटी करता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। उसके बाद आर्टिकल 43B को देखोगे, ये बोलता है इट सेज दैट स्टेट शैल इंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उसी तरह से पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इट डिक्टेटेड द टर्म्स ऑफ फॉर रनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, और अगर देखना हो तो थोड़ा सा डिटेल और देख सकते हो। और उसके बाद है ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021। अब ये फिर वही चीज़ होता है, बिल एक्ट जो मैंने बता दिया, बिल अगर पास वगैरह हुआ तो उसके हिसाब से आप लोग इसको देख लेना। जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे आप देख सकते हो। ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका जो है 9 रीजनल ऑफिसेस हैं। ठीक है, और CBFC एक तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, चलो ये भी पढ़ना हो तो पढ़ लेना कि श्याम बेनेगल कमेटी किससे रिलेटेड है या उनका रिकमेंडेशंस क्या है। ये आपका क्या है, श्याम बेनेगल कमेटी बेसिकली रिकमेंड करा था कि आप इम्प्रूव करो CBFC के वर्किंग को बेस्ड ऑन ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिसेस वगैरह। ठीक है, बहुत अच्छा। फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में देख लेना यार, फॉरेस्ट राइट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल्स में भी एक बार देख लेना। ठीक है, यहाँ पे वैसा कुछ ज़्यादा तो डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है, सो इसलिए मैं बोलूँगा आपको कि अच्छे से डिटेल में फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में अच्छे से आपको देख लेना चाहिए, 2006 वाला। चलो हाँ, ये बेसिकली ये क्या है, एक्ट तुमको प्रोवाइड करता है कि रिकॉग्नाइज और वेस्ट करता है द फॉरेस्ट राइट्स एंड ऑक्यूपेशन इन फॉरेस्ट लैंड इन फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड एरिया ट्राइब्स और OTFDs में। ठीक है, who have been residing in such forest for generations but whose rights could not be recorded। बहुत अच्छी बात है, ये सब देख लेना। ये टाइटल रिपोर्ट्स के बारे, टाइटल राइट्स के बारे में दिया हुआ है, यूज़ राइट्स के बारे में दिया हुआ है, रिलीफ एंड डेवलपमेंट के राइट्स के बारे में दिया हुआ है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट के बारे में दिया हुआ है, नॉलेज राइट्स के बारे में दिया हुआ है। हाँ, और एक चीज़ याद रखना कि जो इनिशिएट होगा कोई भी प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल forest rights or community forest rights or both that may be given to FDST और OTFD। ये इनिशिएट कौन करेगा प्रोसेस, तो ग्राम सभा करेगा इनिशिएट। ये आपने पता होना चाहिए, ग्राम सभा को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करा गया है ये फॉरेस्ट राइट वगैरह से रिलेटेड। प्लीज़ आप लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट वाला जो 2006 वाला है इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, हाँ, अब वन धन योजना किससे रिलेटेड है, ये प्रोमोट करेगा MFP क्या हो गया, MFP सेंट्रिक लाइवलीहुड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल गैदर्स। MFPs यहाँ मतलब क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स एंड ट्राइबल एरियाज़, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। पेसा एक्ट के बारे में पता होगा। यहाँ पेसा एक्ट से रिलेटेड एक चीज़ याद रखना, मैंने पहले लेक्चर में 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल के बारे में डिफरेंसेस बहुत अच्छे से बताया, प्लीज़ देख लेना ये करंट अफेयर्स वाला पहले का लेक्चर्स। इसमें ये हाँ क्या बताया था, पेसा वाला जो एक्ट है ये 5th शेड्यूल के लिए ही लगता है, 6th शेड्यूल के लिए ये नहीं लगता है, ये आपने पता होना चाहिए। पेसा किसके लिए, 5th शेड्यूल वाले के लिए, 6th शेड्यूल वाले के लिए नहीं है। चलो ये हो गया आपका जुलाई का हो गया। ठीक है, थैंक यू।